वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा। और हर रोज की तरह हमारे सहयोगी शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ आंकड़े लेकर के। और आज सबसे पहले बात करेंगे लिस्टिंग की। और अब वो दिन नहीं रहे शौर्य जब हम लोग कहा करते थे वाह क्या लिस्टिंग है। आजकल 8-10%, 13% पर ही जो है लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं और उस तरह की लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही जिसकी हम कल्पना कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने पहले कि कोई भी आईपीओ आ जाए और शानदार लिस्टिंग देखने को मिलती थी। आज की लिस्टिंग पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की क्या कुछ स्थितियां वहां पर रहीं, अभी क्या चल रहा है, और जरा कुछ आंकड़े बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जैसे आपने कहा कि वहाँ क्या लिस्टिंग नहीं रही है, पर फिर भी अगर आपका महीने भर के अंदर 10-12% भी रिटर्न आ रहा है तो बुरा तो नहीं बोल सकते, एक तरह से सही है। तो उस हिसाब से देखें तो टेक्नो पिरामिड की आज पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की आज 13% के लगभग पर लिस्टिंग हुई है प्रीमियम की। एग्जैक्ट देखें तो 12.65% प्रीमियम पर लिस्टिंग। ये एनएसई पर 187 पर खुला और इसका इशू प्राइस था 166 रुपीज़ का। और आईपीओ के टाइम इसको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। ये 18.29 गुना सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 153 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी का धंधा है ड्रम बनाने के लिए, केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल के लिए। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो दो हैं। पहला है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना जिसमें वो थोड़ा डेट रिपेमेंट करेगी। दूसरा उसने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये पैसा जुटाया है। चलिए ये अच्छी बात है। अब तक आप बिजनेस बोलते थे, अब धंधा बोलने। केजरीवाल जी का असर आपके ऊपर आ गया है और केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। केजरीवाल सर, अरुण जी बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन सर आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की लिस्टिंग देखने को मिली और 12-13% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है। दोनों ही तरह के जो हमारे जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके लिए क्या सलाह रही होगी आपकी रहेगी, और जिन लोगों को, जो लोग चूक गए, नहीं मिल पाया, 18 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, और वो लोग अगर एंट्री करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या राय रहेगी? लिस्टिंग लेके निकलें या अभी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें? विपुल जी, आपने जो लिस्टिंग के ये कार्यक्रम शुरू होने के समय जो बोला वो काफी हद तक सच है। हर कंपनी में शानदार प्रदर्शन लिस्टिंग डे पे नहीं होता। कुछ कंपनियां जो कहते हैं सिर्फ जो मार्केट का माहौल है उसका लाभ लेकर निकल जाते हैं। पिरामिड में अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ था, लेकिन इसने एक अगर आप याद करें तो एक गहरा संकेत दिया था कि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा था इसका प्रीमियम घट रहा था, ग्रे मार्केट का या जीएमपी जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। 28-29 के आसपास का भाव हो गया था और इसका प्रीमियम घटकर 20 रुपए तक पहुंच गया था। ये एक जिसे कहते हैं नेगेटिव संकेत ये शेयर दे रहा था लिस्टिंग के समय, खास करके लास्ट डे में। अब जहां तक रणनीति की का सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कहना चाहिए कि इशू साइज करीब 93 लाख शेयर की थी और 93-94 लाख शेयर में मुश्किल से 20 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ है और नीचे का सर्किट लगा हुआ है। इसका मतलब आने वाले 2-4 दिन तक ये शायद शेयर में और कुछ गिरावट देखने को मिले, जहां ये शेयर इशू प्राइस के आसपास भी आ सकता है। जहां तक आपके जो दो सवाल थे कि जिन्हें शेयर नहीं मिला और लेना चाहते थे वो क्या करें, मेरे ख्याल से उनको इशू प्राइस के आसपास शेयर अवश्य मिल जाएगा। कंपनी में कोई भी खराबी या खामियां नहीं है, अच्छी कंपनी है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे आया था। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होराइजन से आप अगर इसमें पैसा डालते हैं इशू प्राइस के आसपास, जो महज 11 रुपए दूर है, तो आपको इसमें फायदा होगा। जिनको लग गया और बेचना चाहते हैं और आज नहीं बेच पाए, उन्हें कल मौका मिलना चाहिए। और जैसे ये भाव थोड़ा और गिरता है, 5% की एक लोअर सर्किट होगी इसमें कल भी जी, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये फिलहाल सलाह आप लोगों के लिए रहेगी कि अगर ये इशू प्राइस के नीचे आता है तो जिन लोगों को नहीं मिला है वो अपना जो है एंट्री वहाँ पर कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, जैसे कि बताया अरुण जी ने। सर, जो लोग अभी तक निकल नहीं पाए हैं उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या मतलब अब कहाँ पे एग्जिट करें अगर नज़रिया सिर्फ लिस्टिंग गेन का लेने का था तो? सर, कल मेरे ख्याल से इसमें ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर आप देखें तो कल इसमें 8.5 रुपए का एक, 8.5 से 9 रुपए का एक
लोअर सर्किट आज के भाव से लगेगा तो ये शेयर 170 रुपए के नीचे चला जाएगा, महज 4 रुपए ऊपर इश्यू प्राइस से। तो मेरे ख्याल से वो सर्किट कल नहीं लगना चाहिए और कल दिन भर इसमें ट्रेडिंग होनी चाहिए, ऊपर नीचे, बट सबको बेचने का कल मौका मिल जाएगा। ठीक। सर, कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है, उसके बारे में भी आपसे राय जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जरा शौर्य से पूछ लेते हैं क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं वहाँ पर। शौर्य, इस समय क्या कुछ रुझान रहने वाला है वहाँ पर, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से देखने को मिल रहा है? जी, कल जो आईपीओ खुलने वाला मेन बोर्ड पर वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और उसका प्राइस बैंड है 418 से 441 का और कंपनी लगभग 500 करोड़ के आसपास जुटाने को देख रही है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स को अभी 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है। 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम। बाकी आंकड़े जो है वो कल जब खुलेगा तो हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत पैनी निगाह रहती है अरुण जी की, तो हमने सोचा कि आज ही उनसे पूछ लें कि उन्होंने अगर कुछ उसके बारे में अध्ययन किया हो तो अगर उसकी रणनीति अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अरुण सर, आपने देखा सर ऋषभ के बारे में क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं, वैल्यूएशन क्या कुछ कह रही है सर? विपुल जी, इस कंपनी के बारे में दो खास चीज ध्यान में रखनी चाहिए। एक, जो कंपनी के जो प्रमोटर है नरेंद्र जी गोलिया, उन्होंने पोलैंड में जाकर एक कंपनी खरीदी और जो इनका जो धंधा है वो वहां से बड़ा हुआ ये पोलिश एक्विजिशन करने के बाद में। मैं जब इनसे मिला था तो मैंने इनको पूछा कि आपने पोलैंड में जाकर ये क्यों एक कंपनी ली जो आपके धंधे उस समय के धंधे से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो ये बोले कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें मेड इन इंडिया आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले चलता नहीं था, जब मुझे विदेश में माल बेचना होता था। तो मेड इन यूरोप जो इन्होंने पोलैंड कंपनी ली, उससे वो लेबल लगाने के बाद में माल आसानी से बिकता था और उन्हें एक, जिसे कहते हैं, अपनी क्वालिटी इस्टेब्लिश करने का मौका मिला। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो कंपनी थी इनके उस समय के धंधे से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो जैसे कहते हैं कि छोटी कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन वो भी विदेश में जाकर किया, ये एक काफी अच्छी या सराहने वाली बात है। दूसरा, इस कंपनी में ध्यान रखना चाहिए कि जो पी इन्वेस्टर है इसमें वो कंप्लीट एग्जिट ले रहा है कंपनी से, उसके पास उसकी होल्डिंग 20% से कुछ कम है। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी लगती है अगर 2023 साल के नतीजे के हिसाब से देखें। 2023 कंपनी के लिए एक खास महत्व रखता है क्योंकि इस समय इनको चिप्स का जो एक इम्पोर्टेंट चीज इनके प्रोडक्ट में लगता है, चाहे वो मीटर्स हो या और कुछ भी हो, उसकी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। इनको प्रोडक्ट्स मिले नहीं समय पर, दाम बढ़ गए थे और वर्किंग काफी अफेक्ट हुई थी, जिसके कारण मार्जिन भी अंडर प्रेशर थे। अब ये सिचुएशन ठीक हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में 23-24 में इनका प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन अगर आप 23 के नतीजे देखें तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक फेयर वैल्यूएशन है और जो 38-39 टाइम पी मल्टीपल है वो मीडियम टर्म में ठीक लगता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्लाई कीजिए। जैसे शौर्य ने कहा, एक 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है, वो आपको एक सेफ्टी फैक्टर दे देता है। 60-70 रुपए का एक प्रीमियम बनता है, तो अगर आपको शेयर लग जाते हैं तो उसमें भी कुछ कमाई होती है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो शायद उसमें प्रदर्शन और शानदार हो जाए। चलिए, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों स्थिति में यहाँ पर ये राय निकल करके आती है। सर, चलते चलते बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, आज थोड़ी सी समय की कमी अब होती हुई दिखाई दे रही है। कल एजीएम थी, एजीएम के बाद, रिलायंस की एजीएम के बाद जो उम्मीदें थी खासतौर से जियो फाइनेंशियल को लेकर के, उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जिसकी कि शेयर बाजार के जो निवेशक हैं वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे। बातें हुई, बताया गया कि आगे चल करके काफ़ी विस्तार होगा, लेकिन जो
एग्जैक्ट प्लान क्या है, कैसे आगे कंपनी बढ़ेगी, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। आज 1-2% ऊपर है, कल अनाउंसमेंट के बाद 1-2% नीचे गया था। अभी क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप जियो फाइनेंशियल को लेकर के? विपुल जी, मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल का जो मौजूदा स्तर है, इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में मेरा मतलब है अगले 5 से 10 कारोबारी सेशन में ये भाव 200 रुपए के नीचे संभलता हुआ लगता है। तब जाकर लोगों को ये समझ में आएगा कि जियो शॉर्ट टर्म में क्या करेगा, मीडियम टर्म में क्या करेगा, लॉन्गर टर्म में क्या करेगा। इसका जो फाइनेंस का जो धंधा है वो अब शुरू होगा, फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये शेयर को एक्टिव शेयर में आने में अब थोड़ा समय लगना बाकी है। एक्टिव शेयर में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी राय जो है हमारे दर्शक बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एसएमई के आईपीओ पर भी बातचीत करनी थी, लेकिन शौर्य समय की आज की थोड़ी सी कमी हो गई है। और चूंकि जियो पे हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों के सवाल काफ़ी आते जा रहे हैं और आप भी लगातार उस पर कवरेज कर ही रहे हैं, तो आज थोड़ी सी समय कमी है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हो गया है। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।